Hello students, good evening and welcome to our revision class, and we are revising the chapter physical world and measurement. And student, we are trying to enjoy the class. Not I am trying. ठीक है, हम सारे ही कोशिश कर रहे हैं कि हम फिजिक्स की क्लास को एंजॉय करें और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख भी जाएं. नो डाउट हमें प्योर एंजॉय ही नहीं करना, बल्कि इस क्लास में हमें कुछ ना कुछ सीखना भी है. तो जैसा कि मैंने कल देखा था लास्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे यहाँ कनेक्ट थे. तो आज कितने बच्चे लाइव आते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, तो आपके लिए कुछ एक थोड़ा 2 और 3 मिनट्स का हम वेट कर लेते हैं कि जब तक बच्चे हमारे लाइव आते हैं तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं. ठीक है, और मैं साथ साथ चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम आपस में बातें भी करते रहें एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो जब तक जो आ चुका है वो अपनी अटेंडेंस एक बार गुड इवनिंग भेज दे मेरे पास, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है. साथ साथ आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हो कि एज लाइक आपको फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है, एज लाइक जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में ड्यू टू कोविड-19 एंड ऑल दीज थिंग्स विच यू वांट टू शेयर विद मी. ठीक है, आप शेयर कर सकते हो अपनी बातें, आप बता सकते हो कि आपकी नॉन मेडिकल या मेडिकल कैसा चल रहा है. ठीक है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, वो सारी की सारी बातें भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो. लेकिन आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, हम 5 मिनट्स ही टाइम लेंगे. उसी में चैट बॉक्स हम जैसे ही आपकी गुड इवनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे. तो स्टूडेंट्स आइए आप चैट बॉक्स में. ठीक है, आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हम अपनी रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी, जो बच्चा लाइव आ चुका है, मुझे लाइव आने में 1 मिनट का समय लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा जी, बट आप टेंशन ना लें. मैं लाइव आते बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता. हाँ जी, अच्छा जी. परवीन, वंशिका, हरकमलप्रीत सिंह, महक, हरलीन कौर, अमरवीर कौर, चेतनदीप, समीक्षा ठाकुर, हर्षान मनीषा, हर्षान सिंह, अच्छा, दविंदर सिंह, गुरलीन कौर 11C से है एक भैया, प्रियंका 11A, एसदीप सिंह 11A, आशदीप कौर, अंशिका शर्मा, अमरवीर कौर. COVID-19 has impacted mental health to a great extent. Still, we are thankful that we get such light-hearted class. हाँ, इस बार ये तो है ही बेटा. देखो, कहीं ना कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब तो कर ही रहा है ये चीज़ें. ठीक है, और कहीं ना कहीं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना कवर भी नहीं कर पा रहे, सही बताऊं तो मैं आपको. ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें कवर करने में. तो अब हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए. Good evening all of you and welcome again to our physics class. And that is not our physics class, we can say that's the revision class, है ना. हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं और रिवीजन हमने करा है स्टार्टिंग से. तो फिजिक्स जब पढ़ता है बच्चा, जब 11th क्लास में होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी बात होती है कि वो क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े. और कहीं ना कहीं इनका जो टीचर होता है वो भी उनको उस प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाता जिससे कि बच्चा एंजॉय कर सके उस चीज़ को. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें रट्टाफिकेशन पे जाना पड़ता है. लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन, एंजॉय द कॉन्सेप्ट. आप कॉन्सेप्ट को एंजॉय कीजिए, जो रियल में कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए. बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते हैं ना तो आप फिजिक्स से बहुत प्यार करने वाले हैं. ठीक है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर आप दिल से पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे. देखिए, हम
यहां पे आज का हमारे पास जो टारगेट है, दैट टारगेट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स हम लेंगे जो आपकी फिजिक्स में यूज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे गैस कांस्टेंट। तो ये सभी लगभग मैंने जितने भी कांस्टेंट्स उठाए हैं उन कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला हम करेंगे, यूनिट्स भी निकालेंगे हम। उसके बाद हम डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रोटेटरी मोशन, रोटेशन में एंगुलर की टर्म्स आ जाती हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें आती हैं यहां रोटेशन में। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ ये भी अच्छी चीज है। यहां करंट के लिए हम करेंगे, करंट चार्ज के लिए हम करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल के लिए हम करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए हम करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए हम करेंगे। तो ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमें आज की क्लास में स्टडी करने हैं। टारगेट हमने यही बनाया। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से स्टार्टिंग करते हैं। ग्रेविटेशन का छापा किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आपको पता है, कोई पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर एप्पल आके गिरा। भाई मैं बता रहा हूं, अगर वो हरियाणवी होता ना तो 100% श्योर है, पता है क्या करता? उस एप्पल को ना आराम से पहुंचता, फिर खाता, और जो बाकी बचता ना उसको ऐसे मारता ना फेंक के, कोई न्यूटन का लॉ नहीं आता। बट उसने तो लॉ दे दिया यार। उसने कहा कि हर एक मास इस नेचर में दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses and inversely proportional to square of distance between two masses। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को कम कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हमने हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है ऐसा कि मेरे अंदर भी मास है, कोई दूसरा मास आता है नजदीक, मतलब कोई भी और कोई पर्सन आता है तो मेरी टाट भिड़ जाती है उससे, है ना? टाट समझते हो? सर भिड़ जाता है उससे, है? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे पास जो मास है और दूसरे पर्सन के पास जो मास है, उन मासेस से फोर्स जो निकलती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। आप कह सकते हैं ना के समान होती है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारी बेसिक फोर्सेस में से आती हैं, एक हैं। ये फोर्सेस वहीं एप्लीकेबल होती हैं जहां ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के कंपैरेबल हो, कंपैरिजन में आए। ऐसा नहीं 50 किलो का ऑब्जेक्ट, अब अर्थ का मास होता है भाई बहुत ही ज्यादा, ठीक है? अर्थ का मास है 6.4 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इतना। तो इतने मास के 50 किलो का ऑब्जेक्ट, बताओ यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं हम हमारी नेचर में ऑब्जर्व नहीं करते। हमने केवल कुछ एक अजम्पशन बेस किए, जैसे एप्पल को नीचे गिरा दिया, हमने कहा जी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे हमने ग्रेविटी और वेट का कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है? बनती है बात। बट हमारी यहाँ पे क्या बात है, न्यूटन बाबा ने क्या कहा था, महाराज ने क्या कहा था, उनकी बातें मानते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, ठीक है? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम आता है अगर हम मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है? जैसे कि एक यहाँ पे हाथी ले लिया, एक यहाँ पे घोड़ा ले लिया, तो उनका मास ही कम है यार। क्यों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी तो कम होती है ना, काफी ज्यादा, ठीक है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -11 होने के कारण मास, चाहे आप कितना ही बड़ा आप अपने समझ में ले आओ, फोर्स की वैल्यू जो है वो हमेशा कम ही रहती है। चलो इस बात पे ज्यादा चर्चा हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो है इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है। इस G को आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में। G is the gravitational constant guys। तो G के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? अकेला अगर G रख लूं तो मेरे पास बनेगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। अब देखो बच्चों, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। वैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन। फोर्स, इसको ऐसे आप लिखते जाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन फिजिकल क्वांटिटीज को तब तक तोड़ना है जब तक कि ये बिल्कुल बेसिक में ना आ जाए, ठीक है ना जी? जब तक ये बिल्कुल बेसिक में ना आ जाए। तो एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बनेगा मास
इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पहले से है तो टाइम का हो जाएगा पावर 2। मास को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं टाइम कैपिटल M से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से, इसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पे M1 L1 T कितना हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये हमने फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिया। देखो बच्चों, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जी कितना, M1 L1 T -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब देखो आपको यहां पे यूज करना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T -2 और R स्क्वायर का मतलब है L की पावर 2 डिवाइड बाय M1 into M2। मास है ना, चाहे M1 हो चाहे M2 हो चाहे M3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मास है तो मास है। ठीक है, मास M1 का भी डायमेंशनल फॉर्मूला M रहेगा, M2 का भी M रहेगा। बाय डिफॉल्ट इनकी पावर होती है 1 एक पावर से एक पावर गई, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि L1 है L2 है तो L3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा M-1 L3 T -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। ये आपके पास G के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ना बच्चों। अब लिखो बेटा इसकी SI और CGS यूनिट। SI यूनिट इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के ही लिखनी है आपको। मास कितना है -1 तो किलोग्राम की पावर -1। लेंथ कितनी है 3 तो मीटर होती है लेंथ की यूनिट, मीटर की पावर 3। टाइम कितना है -2 तो सेकंड की पावर -2। इसी तरह से CGS लिख दो, CGS यूनिट। CGS यूनिट कैसे लिखोगे, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दो, ग्राम -1, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो और सेकंड हर जगह बेचारा सेम रहता है, सेकंड की पावर -2 लिख दो। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जैसे हमने यहां पे काम किया है, कुछ इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस में काम करना होता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है, इनको वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ द नेचर का दर्जा मिला है, सबसे कमजोर फोर्सेस होती हैं ये। यहां पे ये बात हम स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। वीक, वीकर, वीकेस्ट, सबसे कमजोर, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर। हमारी नेचर की सबसे कमजोर फोर्स है ना बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट हाँ, लॉन्ग रेंज होती है, मतलब काफी दूर दूर तक एक्ट करती है। जैसे धरती, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इतनी दूर दूर वॉक करती है यार। यानी कि दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दीज आर लॉन्ग रेंज, बहुत दूर दूर तक काम करती है भाई, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। और है क्या इसकी कोई स्पेशलिटी है, बताओ भाई। वीकेस्ट फोर्सेस हैं और लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, और भी है एक बात कि ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके गाइस, अब आती है भाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस की पे बात। हमारी नेचर में ना सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है। हर जगह इलेक्ट्रिक फोर्सेस काम करती हैं। जैसे कि मान लो इस दीवार पे हमने व्हाइट वॉश कर रखा है, तो वो व्हाइट वॉश क्या है ना, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगी हैं। मैं ये चौक से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगी हैं, सॉरी मार्कर से लिख रहा हूं, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगी हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं कहां नहीं, आप ये देखो, जैसे मैं आपकी गाल पे थप्पड़ मारूं जोर से, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहां लगती हैं सर, वहां थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती है यार। पता क्या, हमारे ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जब हम ऐसे थप्पड़ मारते हैं ना, तो उनको एकदम डायरेक्शन मिलती है, पॉजिटिव चार्ज एकदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। और जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है ना भाई, तो करंट बनाता है, और करंट से क्या लगता है, शॉक लगता है, तो उसी से तो दर्द होता है हमें।
होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, सोच के देख लो, चाहे मेरी बात झूठी हो। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ मैं वैसे। ठीक है, अब हमारी ये फ्री क्लास है भाई। फ्री क्लास मीन्स अब मैं खुल के बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो खुल के बोल सकता हूँ तो मैं खुल के बातें भी बता सकता हूँ आपको, है ना? तो इसीलिए मैंने आपकी क्लास भी अरेंज करी थी, ताकि जहां पे मैं खुल के बातें कर सकूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो भाई अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। स्टे ट्यून विद अस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस देखो भाई, दो चार्ज हैं, पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे चार्ज है, जीरो मत बोल देना, चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इनके बीच फोर्स, ये वाली फोर्स को क्या लिखूंगा? दिस मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसको मैं बोलता हूं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ओके गाइस, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मैं इसको बोलता हूं। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जिस तरह से यहां पे काम किया था, वैसे ही यहां पे काम करना है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इंट्रैक्शन में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। Force of interaction between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between these two charges. इसी तरह से F is equal to वहां पे G था, यहाँ पे K है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मुझे डायमेंशन फॉर्मूला किसका चाहिए और यूनिट किसकी चाहिए? इसकी चाहिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए और इसी की यूनिट चाहिए मेरे को। तो K is equal to क्या बनेगा भाई? K is equal to F into R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 into Q2। अब Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, ये तो चार्ज को चार्ज समझेगा। ठीक है ना, ये नहीं भेदभाव करता कि लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, इसके बेशक चाहे 1000 सेंटीमीटर हो, ये तो लेंथ ही समझता है उसको। मास चाहे 1 किलो है चाहे 1 क्विंटल है, ये तो मास को मास ही समझता है ना? बड़ी अच्छी चीज है यार, है? तो F into R स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज into चार्ज, मैं लिख रहा हूं चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर। लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम ही है, कहीं हर जगह जहां पे भी आए, जगत सर ने कहा था मास तो मास ही होता है, हैं? हाँ कहा था, बट मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कहा था। ऐसे थोड़ी ना आप किसी भी जगह पे चले जाओगे मास तो मास होता है, m + m = m होता है, जगत सर ने कहा है हमें। भाई यार मेरी बेइज्जती मत करा देना, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम बातें करनी ऐसी ऐसी, है ना? ठीक है भाई, तो अब सुनो मेरी बात, अब अपनी बात पे आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चार्ज इज इक्वल टू होता है जी, चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। देखो अच्छी बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिए चाहे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A, टाइम का होता है T, तो चार्ज का क्या होगा? A into T। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला उठा के यहां रखो, फोर्स का तुम निकाले ही बैठे हो, R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो K का डायमेंशन फॉर्मूला बनते टाइम नहीं लगेगा। F का m1 L1 T-2, रट्टे मार लो फोर्स के, m1 L1 T-2, और R स्क्वायर मींस L की पावर 2 डिवाइड बाय चार्ज का स्क्वायर मींस AT का स्क्वायर मींस A स्क्वायर और T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखो इसको ऊपर उठा के ले जाओ, इन दोनों को ऊपर लेके जाओगे पावर माइनस हो जाएगी। चलो ठीक है, पहले इनको ऊपर उठा के लेके जाओ, तो फिर आपके पास m1 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये भी L बेस है ये भी L बेस है, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3t-2। अब इन दोनों को ऊपर उठा के ले जाओ तो A की पावर -2, T की पावर भी -2, T की पावर भी -2, है ना? T की पावर भी -2, यानी कि आप बेस जिनका सेम है पावर ऐड कर दो, m1 L3 T यहां पे -2 -4 A -2। दिस इज the dimensional formula for electric constant guys, this is dimensional formula for electric constant। although इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी मैं बातें यहां पे नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख दो जी, ऐसा यूनिट ऑफ के। डायमेंशनल फॉर्मूले को देखना है, देख के बातें करनी, चीटिंग करनी है प्योर। ठीक है, मास है 1, मास को एसआई में मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ है 3 मीटर की क्यूब, टाइम की पावर टाइम सेकंड -4, एंपियर का एंपियर ही रहेगा जी। अच्छा, सीजीएस यूनिट भी लिख दो भाई बच्चों, सीजीएस यूनिट ऑफ के, सीजीएस यूनिट भी लिख दो, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, एंपियर का एंपियर, क्योंकि सीजीएस वाले सिस्टम तक तो 3 यूनिट थी, मास, लेंथ और टाइम। सीजीएस तो यही कहता है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो 3 यूनिट थी उसके पास, तो वो कहां से लेके आएगा एंपियर में एंपियर?
ना, तो आप SI वाली यूज कर लो हर जगह, है ना, SI वाली भी यूज कर लो। तो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको कितना समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों ने नोट करना है वो नोट कर लो, जिन्होंने नोट कर लिया वो कमेंट बॉक्स में आगे मेरे साथ कुछ बातें कर लो, ठीक है? बातें कर लेते हैं भाई, कुछ 2-4 बातें हो जाएं। अच्छा जी, रोमिका को समझ में आ गया, अच्छा चेतन को भी समझ में आ गया, महक भी समझ गई, संस्कृति भी समझ गई, खुशदीप कौर दत्त वेरी गुड, वंशिका, अमरवीर, मनप्रीत, बातें भी तो करो ना कुछ, कोई एक आध बात भी बताओ भाई, हटके सी बात बताओ। हरलीन को समझ में आ गया, अरे हाँ, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, आदित्य वोरा को भी समझ में आ गया। यार आदित्य वोरा मेरा एक फ्रेंड है फरीदाबाद से वोहरा है, वो भी जितेश वोरा है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है यार मेरा, ठीक है? कहां से हो आदित्य आप? अंशिका अंडरस्टूड सर। अमरवीर कैसे हो सर? अरे लाइव दिख रहा हूं, कैसा हूं, हैं? सिमरनप्रीत अंडरस्टूड सर, लाइव दिख रहा हूं ना बेटा, कैसा हूं बताओ, आप बताओ। अमरवीर बेटे आप बताओ। अच्छा जी, सभी को समझ में आ गया है ना? ओके, कोई और मैसेज करना चाहता है भाई, बोल लो। अच्छा, आपने बोला बातें करो, ओके, आपने बातें स्टार्ट कर दी फिर, हैं? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बच्चों, ये हमारे पास थे केवल 2 ही कांस्टेंट थे, मेरे पास 2 और भी हैं जो स्टॉक में पड़े हैं, तो जो स्टॉक में माल पड़ा है उसको हम रिलीज कर देते हैं भाई, ठीक है? हमें रख के क्या करना है उनका। तो भाई बच्चों, मैं बहुत ही बढ़िया हूं और आपकी क्लास ले ही रहा हूं, तो इस बार हम सैटरडे संडे भी आपकी क्लास लेंगे, ठीक है? और आपको आपके दिमाग में जो बातें हैं ना, कई बच्चे लेट हुए हैं, लेट एडमिशन हुआ है, उनके दिमाग में है कि मैं लेट हूं, कई बच्चों का थोड़ा बहुत बीच में छूट गया तो वो समझ रहे हैं कि यार आगे चले गए, और कोई कह रहा है कि रिवीजन चाहिए, तो सारी कमियां आपकी पूरी हो जाएंगी, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट पे बातें करते हैं, जिस पे आप केमिस्ट्री के अंदर अभी प्लैंक्स कांस्टेंट मेरी ख्याल से आप बातें कर चुके हैं प्लैंक्स कांस्टेंट पे, अगर नहीं कर चुके तो हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, मैंने ना अपनी डेली लाइफ में एक बात ऑब्जर्व करी है, फिजिक्स को जितना भी पढ़ो आप अपनी लाइफ से जोड़ के पढ़ो। जैसे गर्मी का टाइम है, अब गर्मी चल रही है, काफी गर्मी होती है, देखो मेरे में पसीने आ रहे हैं, जब गर्मी का टाइम होता है हम धूप में जाके खड़े हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कब तक एब्जॉर्ब करते हैं? क्या हम एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं? अगर हम एब्जॉर्ब करते ही रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम फट जाएंगे। यानी यार घर पे ना कोई भी छोटा सा बच्चा जब नाराज होगा ना मम्मी से, तो भागेगा धूप की तरफ, कहेगा मम्मी मैं तो सुसाइड करूंगा धूप में जाके। अगर हम एब्जॉर्ब भी करते होते तो ऐसा होता कि एक टाइम पे हम फट जाते यार, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, खेतों में किसान भी तो काम करते हैं ना पूरा दिन धूप में, ये बिल्डिंग्स भी तो खड़ी रहती है ना धूप में, क्या कभी ऐसा हुआ है कोई बिल्डिंग गल गई हो, गल जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? ग्लासेस कभी गल गए हो? नहीं। क्यों नहीं होता पता है आपको? हमारी मैटर में हर एक ऑब्जेक्ट इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उसके बाद क्या करता है, रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो प्लैंक ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशंस इज क्वांटाइज्ड, energy of light radiations is quantized according to the relation, that relation is E is equal to NH nu, NH nu. E is the energy of light radiations, energy of light radiations
लाइट रेडिएशंस, n यहां पे नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। वैसे ये प्लैंक ने ये भी कहा कि लाइट रेडिएशन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। एक पार्टिकल होता है ना जो लाइट का पार्टिकल, उसका नाम होता है फोटोन, ठीक है। तो लाइट रेडिएशन है ना एक लार्ज नंबर ऑफ फोटोन से मिलकर बनी होती है। H यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें करनी पड़ेगी मुझे, एमिटेड रेडिएशंस। फ्रीक्वेंसी के लिए एक बात आप याद रखना कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी कि 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t, यानी कि न्यू का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। n तो नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो ठीक है फिर नंबर को हटाओ और h को बाहर लेके आओ, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। n को 1 रख लूं तो h न्यू आएगा। इफ n इज इक्वल टू 1, n नंबर है यार, मैंने हटा दिया उसको, मेरे को चाहिए h का डायमेंशन फॉर्मूला, तो h इज इक्वल टू e अपॉन न्यू। अब ये किसके बराबर होता है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और डिवाइड बाय यहां पे हर जगह फ्रीक्वेंसी है, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी है, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो सभी बच्चे, m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए l1 और फ्रीक्वेंसी का होता है 1 अपॉन t, तो t आ जाएगा आपके पास यहां पे। अब भाई बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो m1 l2 t-2 + 1, ये बना आपके पास m1 l2 t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके गाइस, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-1। इसी को देख के यूनिट लिखनी है, चीटिंग करनी है प्योर आपको, ठीक है ना। यहां से लिखो SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट भाई मास है 1, मास को मेजर करता है SI किलोग्राम में, लेंथ है 2 मीटर स्क्वायर और टाइम है -1, तो सेकंड -1। सीजीएस यूनिट लिखो जी, सीजीएस यूनिट, सीजीएस में किलोग्राम की जगह लिख दो जी ग्राम, मीटर की जगह रख दो जी सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -1 तो -1, ठीक है, -1 ही रखोगे फिर और क्या, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, आपने यहां पे इनकी यूनिट भी लिख दी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दिया। ये था प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। गैस कांस्टेंट है अब लास्ट हमारे पास, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ये भी आप केमिस्ट्री के अंदर एक इक्वेशन करोगे, PV = nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। PV = nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ऑल्सो वी विल स्टडी इन क्लास 11, एक चैप्टर है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, है ना, उस चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे। यहां पे जो नोमेनक्लेचर यूज हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे P प्रेशर के लिए यूज हुआ है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद ही है, m1 l1 t-2 और एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज l2। ऊपर ले जाओ तो m1 l1 t-2 इनटू l की पावर -2। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बन गया क्या, m1 l1 -2 तो -1 और t-2, दिस इज फॉर प्रेशर, ठीक है। एंड हियर V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम
वॉल्यूम को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ का भी एल होता है, ब्रेथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल होता है और हाइट का भी कैपिटल एल होता है, तो वॉल्यूम के लिए बना एल की क्यू। हियर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्टैंड करता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है MOL, ठीक है। और आर गैस कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, टी हमारा है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लेना है केल्विन के बराबर। अब सारी बातें क्लियर हैं, आपको उठा के बस पटकना ही है वहां पे, है ना। तो पहले अकेले को कर लो, आर को अकेला निकाल लो। अगर अकेला मैंने निकाला इसको आर को, तो फिर मेरे पास बना P इंटू वी अपॉन एन इंटू टी, P इंटू वी अपॉन एन इंटू टी बना मेरे पास। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, R इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी भी तो बनाया था M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय V4 वॉल्यूम, वॉल्यूम का L3, नंबर ऑफ मोल के लिए MOL, टेम्परेचर के लिए केल्विन के। तो R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, M1 L माइनस 1 प्लस 3 तो 2 T माइनस 2, मोल की पावर ऊपर हो जाएगी -1, केल्विन की पावर -1। यानी कि गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 2 पर मोल पर केल्विन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो बेटा, मैं बिल्कुल आपको इजी से इजी स्टेप बना के समझा रहा हूं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट लिख दीजिए, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट है मास किलोग्राम, लेंथ 2 मीटर स्क्वायर टाइम्स सेकंड, और मोल का मोल रहेगा, केल्विन का केल्विन रहेगा। ओके, सीजीएस यूनिट लिख दीजिए जी। सीजीएस यूनिट के लिए आपके पास किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड रहेगा, मोल का मोल रहेगा, केल्विन का केल्विन रहेगा। ये लो जी, आपने लिख दिया, इसका यूनिट भी लिख दिया एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दिया। अब आप चैट बॉक्स में आइए और मेरे को बताइए कि क्या आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, ये भी मेरे को बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट इजी है कि डिफिकल्ट है, पजल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आप जो डर रहे थे, कह रहे थे कि सर वीकेंड पे मैराथन, सर डू यू थिंक इज देयर नो कोविड, विल देयर बी ए डिफरेंस इन आवर स्टडी पैटर्न। सर वीकेंड पर मैराथन, ओके। चेतनदीप सिंह, ओके। रोमिका, वेरी इजी सर, इजी है, जस्ट नीड्स अंडरस्टैंडिंग, ओके ओके गाइस। सर बट मोल इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी, हाँ तो मोल का हमने लिखा है ना बेटा, n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल ही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ जरूरी है, संस्कृति जरूरी है उसका लिखना बेटा। सर द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, अच्छा जी। हरकमल प्रीत सिंह, आसिफ और ऑल क्लियर संस्कृति, अच्छा इजी, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मोल नहीं, डायमेंशन लेस नहीं होता, मोल तो यूनिट है अपने आप में बेटा एक, ठीक है। आपको पता होगा बेसिक यूनिट में आता है ये, ठीक है। आपके पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, मोल इज बेसिक फंडा, हाँ बेसिक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है, इसकी यूनिट भी है ना। हाँ इसीलिए हमें लिखना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा देखो भाई बच्चों, मैराथन क्लासेस 3 आवर्स पढ़ाना, अच्छा वो भी सैटरडे संडे को भाई पता क्या, ऐसे ना अपनी लाइफ को ना इतना भी बिजी ना करो, ठीक है, कि वहां ना आपके सैटरडे संडे भी बुक हो जाए।
मैं कोशिश करूंगा ऐसे मैराथन क्लासेस लेने की इसी सैटरडे संडे को, बाकी सैटरडे संडे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम इतना पढ़ने लग गए ना भाई, सही बता रहा हूँ, जुल्म हो जाए, जुल्म, है ना, फिर तो भाई पूरे इंडिया में डंका बच जाएगा हमारा कि ये कोविड चल रहा है और ये लोग देखो कितना पढ़ रहे हैं, है ना, नजर लग जाएगी हमें। ठीक है, इतना नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आप बच्चे इतना अच्छा ग्रैब कर लेते हो, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने भी नहीं आते थे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। और बैक बेंचर था, आई वाज द बैक बेंचर, है ना। और बैक बेंचर की क्या हालात होती है भाई, मतलब उसे ना जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उसके आगे कितने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कितनी मन्नतें मांगनी पड़ती है, तब जाके वो कुछ बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और वो भी पूरे नखरे में बताते होते हैं, और कईयों से हम कॉपी मांग लेते थे ना, ऐसे लगता था जैसे हमने भाई मशीन गन ही चला दी हो हमने, ऐसे लगता था, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका तो बहुत, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और बहुत सारे बच्चों को मैं न्यूमेरिकल में देखता हूँ यार, आईआईटी के न्यूमेरिकल सोल्व कर जाते हैं, आप वाले बच्चों में से बहुत सारे बच्चे, जैसे हमने पीछे किए थे फ्रिक्शन पे, तो उसके लगभग सारे बच्चे सोल्व कर देते थे, और मेरे टाइम में मेरे से नहीं होते थे, सही बता रहा हूँ, नहीं होते थे, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके न्यूमेरिकल होने लगे, है ना। आप आज ही कर रहे हो यार, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें उसके बाद क्या करना है, ये टॉपिक हमने कवर कर दिया, ये हमारा कवर हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट हमने ले लिए। अब रोटेशन में आते हैं जी। रोटेशन में सबसे पहले मैं आया, रोटेशन में ऐसे ऐसे सुबह सवेरे मैं ग्राउंड में चक्कर लगाता हूं गोल गोल, ऐसे मैं नहीं लगाता, सुबह सुबह मैं जल्दी नहीं उठता, मैं सुबह लेट उठता हूं, शाम को हाँ इवनिंग में चाहे मेरे को जगाए रखो 1 2 3 4 बजा दो चाहे, बट सुबह नहीं उठा जाता, इवनिंग में मैं चक्कर लगा के आता हूं ना। तो इवनिंग में कर लेते, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये इसका मीन रेडियस ले लो जी, आप मीन रेडियस ले लो, ठीक है। और वैसे बता रहा हूं मीन रेडियस, आप अपनी मर्जी से रेडियस ले लो चाहे, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा टेक्निकल इश्यू नहीं है ये, ठीक है, टेक्निकल कोई चीज नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ऐसे एक ग्राउंड सा बना दिया ताकि आपका मन लगा रहे, है ना। इसका रेडियस है जी r, ठीक है। यहां पे मैं भाग रहा हूं, ये देखो भाई, ये देखो, ये मैं भाग रहा हूं, है ना, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख मत देना इसके ऊपर जगत सर, कहीं मेरी बेइज्जती करवा दो, ठीक है। अब मेरा ना मास है m, चलो ये चीजें भी बता के चलता हूं। मास है मेरे पास m, मैं लीनियर वेलोसिटी v से भाग रहा हूं। अब यहां से भागते भागते मैं यहां पे पहुंच गया, मतलब यहां से यहां तक। अब मेरी पोजीशन हो गई ये, पहले पोजीशन थी मेरी p, अब मेरी पोजीशन है q, p से लेकर q तक मैंने एंगल बनाया थीटा। अब भाई एंगल क्या चीज होती है, हमें तो ये भी नहीं पता। देखो जी एंगल क्या चीज होती है, एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इस बात को भी बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत बार आगे आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रोटेशन का कॉन्सेप्ट जहां पे भी आएगा एंगल की बात तो होगी, ठीक है जी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है, आर्क की भी लेंथ होती है, तो पी क्यू आर्क डिवाइड बाय इसका रेडियस हमने ले रखा आर, इसकी भी लेंथ होती है, आर्क की भी, इसकी भी लेंथ होती है, तो इसका भी डायमेंशन l, इसका भी l, तो इसके पास क्या बचा, बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा यार। तो एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, m0 l0 t0, बट हाँ यूनिट होती है इसकी, रेडियन होती है, आपको पता है रेडियन होती है इसकी यूनिट, स्टेडियन भी होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट है, बट ये डायमेंशन लेस है, इसके पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ओके गाइस, ओके। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से लिखते होते हैं इसको, डब्ल्यू सा लगता है, ये ओमेगा होता है, ठीक है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सीधा बोलो ना एंगल अपॉन टाइम, ठीक है, एंगल अपॉन टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है नहीं है, m0 l0 t0 डिवाइड बाय टाइम का है t, नीचे पावर बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1, ऊपर आएगी कितनी हो जाएगी -1। अरे ऐसा तो मैंने पहले भी देखा है,
कहां देखा है? अभी थोड़ी देर पहले देखा है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं जहां पे रोटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट रोटेशन हो ना तो इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर रोटेशन पूरा ना हो तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। जहां रोटेशंस पूरे होते हैं, ऑसिलेशंस पूरे होते हैं, वाइब्रेशन पूरे होते हैं, वहां फ्रीक्वेंसी की बात करी जाती है। हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी फिर यूनिट भी लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ, यूनिट ऑफ ओमेगा क्या रहेगा बोलो? टाइम सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स रहेगा ना इसका यूनिट। टाइम -1 है तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो सेकंड इनवर्स लिख दिया मैंने। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल नहीं किया। अब देखो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का t-1 है डिवाइड बाय t। t की बाय डिफॉल्ट पावर कितनी है? 1। तो t-1 ऊपर आएगा, ये t-1 बेस से मुंह पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पे t-2 एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए t-2। इसकी SI और CGS यूनिट बराबर होंगी। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या रहेगा? सेकंड की पावर -2 रहेगा। दिस इज अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन गाइस, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब आता है एंगुलर मोमेंटम। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, दिस इज रिलेटेड विद रोटेशन एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स रोटेशन वाली जितनी भी क्वांटिटी है वो वेक्टर में आती है लगभग, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में R और P का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये मैंने ऊपर एरो लगा दिया ना, इसका मतलब है ये R वेक्टर है, क्रॉस P वेक्टर है। अब P क्या चीज है भाई? ये है आपके पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम क्या आगला होती है? दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए लगा दिया मैंने ऊपर एरो। ओके गाइस, ओके। अब देखो आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहो ना सीधा, मैग्नीट्यूड तो L इज इक्वल टू बन गया आपके पास बिना साइन के R इंटू P। P का मैग्नीट्यूड लिख दो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। L इज इक्वल टू R आपका रेडियस है, M मास है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो L के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि L यहां पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, तो कई बार हम पजल हो जाते हैं, ठीक है। तो रेडियस है तो इसको लेंथ की टर्म में मेजर किया जाएगा। M मास है, मास की टर्म में डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टाइम t1। तो ये L1 + 1 हो गया 2, तो M1 L2 और t-1 दिस इज फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसी को देखिए इसकी SI और CGS यूनिट लिख दो। तो इसकी SI यूनिट क्या चीज है? SI यूनिट इसकी बनेगी किलोग्राम, मास 1 है, लेंथ 2 है, मीटर स्क्वायर, टाइम -1। CGS यूनिट क्या बनेगी इसकी? CGS यूनिट भी लिख दो भाई, किलोग्राम की जगह लिख दो ग्राम, मीटर की जगह लिख दो सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स। देखो बच्चों, स्टार्टिंग जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने सीख जाओ। जो जनरल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ज्यादा आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देखो। आप ऐसा मत सोचो स्टार्टिंग में आप सोचो कि पूरी फिजिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना लेंगे, नहीं। 20 to 25 डायमेंशनल फॉर्मूला इजी जो आपसे प्रिपेयर हो सकते हैं, केवल वही डायमेंशनल फॉर्मूला आप प्रिपेयर करो, उनकी यूनिट्स प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग आपने फिजिक्स की करी और फिजिक्स की स्टार्टिंग करते ही आप आइंस्टीन बन गए, है ना, आप मैक्स प्लैंक बन गए, आप होमी जाकिर बाबा बन गए। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा टाइम लगता है हमें, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म को, इसको बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। तो स्टार्टिंग आप कीजिए 20 to 25 डायमेंशनल फॉर्मूला जो इजी हो, जिनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एंजॉय करो,
ठीक है, बिल्कुल आपको मजे से पढ़ना है, ठीक है। और आप बताओ मुझे, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या बोर हो गए कि जगत सर ने पता नहीं क्या राम कहानी शुरू कर दी यार। बता दो भाई, आ जाओ कमेंट बॉक्स में, बातें कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब मेरे से ये मत पूछना कि कैसे हो आप, मैं बिल्कुल फिट हूँ, हैं ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ बेटा, बुरा मत मान जाना अमरवीर। अच्छा, अरे ये बात तगड़ी करिए भाई हरलीन। नोट्स बेटा, नोट्स तो नोट्स दे देंगे बेटा आपको, आप टेंशन ना लो, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की बिल्कुल भी परवाह ना करो। बट एक बात, तैयार हो रहे हैं, है ना, थोड़ा टाइम लगता है, दोबारा बना रहा हूं ना सारे के लॉकडाउन के कारण, फिर हैं आप समझ सकते हो ना इस बात को, लॉकडाउन के कारण हमारा सिलेबस कुछ कम हो गया है, और अब हमें सिलेबस को थोड़ा सा कट करके नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो आप क्लास को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजे आ रहे हैं आपको पढ़ के, हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। हर कमल, हर चीज, क्लास इज सुपर। सुरजीत सिंह, अच्छा, चेतनदीप सिंह सर, क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। खुशदीप कौर, थैंक यू सर, ग्रेट क्लास। हरलीन, अच्छा ठीक है बेटा। संस्कृति, सुपर क्लास। गुरलीन, फुल्ली एंजॉयिंग सर। आदित्य वोरा सर, एंगुलर मोमेंटम इज क्लियर। ओके गाइस, वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है कि आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है, आपको मजे आ रहे हैं क्लास में, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए, सॉरी रोटेशन के लिए हमने कुछ किया, हल्का फुल्का किया, बट किया हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब मैं करना चाहता हूं कुछ वर्क इलेक्ट्रिक करंट वाली फॉर्म्स में, ठीक है, जहां पे मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला ए लिखना पड़े, वहां पे मैं कुछ एक काम करना चाहता हूं, ठीक है। उससे पहले देखिए, मैं आपको जनरल जो है वो मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको भी इनके जनरल जो हैं, आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरी फिजिक्स आपकी जब 11th और 12th की कवर हो जाएगी, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आ गया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको रट्टे नहीं मारने, आप टेंशन ना लो, आपको रट्टे बिल्कुल नहीं मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने रोटेशन वाला भी कर दिया, अब आती है हमारे पास करंट। देखो बच्चों, सबसे पहले जो बात होती है वो चार्ज की होती है। चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, चार्ज को हम डिफाइन करते हैं एज करंट का फ्लो पर यूनिट टाइम, करंट का फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट का फ्लो पर यूनिट टाइम, करंट का फ्लो पर यूनिट टाइम, ओ सॉरी यार, मैं क्या बोल गया भाई, इस टाइम जाके ना भूख लग जाती है ना, खाने का टाइम हो रहा है, और गलत बात कर गया मैं, खाने के कहने गया था भाई, खिला दो मेरे को खाना, है ना। तो करंट कैसे बनता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से बनता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप। I होता है करंट, Q होता है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, तो चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा AT, है ना, ठीक है। इसकी यूनिट भी लिख दो, इसकी यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या रहेगी जी, बोलो, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ये तो थी जी छोटी सी बात, है ना, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ताजा ताजा पढ़ के आए हो, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें करिए। दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए किया जाने वाला काम क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। जनरली वी डिफाइन इट एज
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। 80 लिख रहा हूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर लिखा तो है। फोर्स का थोड़ी देर पहले बताया था, रट्टे मार लो, m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट l1 और a इनटू t। कर लो भाई सोल्व, बन गया v इज इक्वल टू m1 l2 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। हालांकि इसकी यूनिट का नाम होता है वोल्ट, लेकिन वो वोल्ट होती किसके बराबर है? आप इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट भी देख लीजिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 पर एम्पियर। भाई सीजीएस यूनिट भी लिख दो, कोई बात नहीं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड और एम्पियर का एम्पियर। ओके भाइयों, क्लियर हुई बात है? हो गई। अब एक मैंने रेजिस्टेंस भी देखा है, मैंने रेजिस्टेंस को भी देखा है, और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं ओम्स लॉ से लेके आया हूं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ हमें कहता है कि V इज इक्वल टू IR। अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहते हैं तो फिर V इज इक्वल टू IR, अदरवाइज चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या बना? V अपॉन I। तो V का तो अभी भी निकाला ना डायमेंशन फॉर्मूला, क्या निकाला है? m1 l2 t-3 a-1, और नीचे करंट है, करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो ये क्या बना? m1 l2 t-3 a-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी मेरे सामने क्लियर हो चुकी हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए था। इसमें मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बनाए हैं, डिफरेंट कांस्टेंट्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बनाए हैं, मैंने रोटेशन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूला बनाए हैं, और करंट के साथ जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई कीजिए, अभी आप ट्राई करके देखो सभी बच्चे। H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इनटू T, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो मुझे क्या आता है, ठीक है। तब तक चैट बॉक्स में भी आ जाओ, और चैट बॉक्स में आके मेरे को ये भी बता दो कि आज की हमारी क्लास कैसी रही। स्टूडेंट, ये आपके रिवीजन के लिए क्लास, एंड आई थिंक दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस क्लास, यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम रिवीजन क्लासेस, है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप इसको ग्रैब कितना कर पाते हैं, ठीक है। आपका टीचर आपके साथ खड़ा है, देखो बच्चों, ठीक है। और कोशिश यही है कि आपकी रिवीजन में कंप्लीट ही करवा दूंगा, ठीक है। जहां तक अब मैंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो हम धीरे धीरे कंप्लीट, अब हम 4th यूनिट में आ चुके हैं, हमारी जो रूटीन वाली है क्लास उसमें 4th यूनिट में है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को कंप्लीट कर दें। ओके गाइस, तो आइए अब कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताइए कि हमारी रिवीजन क्लासेस ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारी हर रोज की डेली क्लासेस होती हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सी आपको अच्छी लगती है, कौन सी में मन करता है कि यार चलो अब सर की लाइव क्लास लगाते हैं, है ना। और कैसा लगता है आपको फिजिक्स पढ़ना, और मैं अपने आप में क्या सुधार कर सकता हूँ, सारी बातें लिख दो भाई। ये हमारी ऑफिशियल क्लास नहीं है, ये हमारी अपनी मर्जी से क्लास है, ठीक है। तो इसमें आप जो आपके मन में आए ना, व्यूज आप दे सकते हो, आप बता सकते हो मुझे कि मैं कहां पे अपने आप को सुधार कर सकता हूं, है ना। मैं कहां पे अपने आप को ठीक कर सकता हूं, थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है। आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, सजेशन पे मैं बुरा नहीं मानता होता, है ना, ठीक है। आइए आप, ठीक है, चैट बॉक्स में आइए और मेरे को दीजिए भाई सजेशन, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके सजेशन मेरे लिए। आओ जी, रिवीजन ज्यादा अच्छी है सर, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। m1 l2 t-2, अरे बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया सर, बोथ क्लासेस आर इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अमर वी, रिवीजन क्लासेस आर मोर इंटरेस्टिंग, वी गेट टाइम टू इंटरेक्ट। सुबह तो उठते ही क्लास लगानी पड़ती है, हाँ मेरे को भी सेम अमर भी, मैं लेट उठने वाला हूँ और मेरे को भी ऐसा ही होता है,
है ना। अब पूरा दिन रिलैक्स होने के बाद क्लास लगती है तो इट इज मोर कंफर्टेबल एंड एक्साइटिंग। सेम हियर बेटा, अमरवीर सेम हियर। विषम गुड इवनिंग सर, मुझे सर चैट बॉक्स पहले शो नहीं हो रहा था। ओके कोई बात नहीं बेटा। अरे चेतनदीप, अमरवीर, इन बच्चों ने तो आंसर भी निकाल दिया। विषम पर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग एंड आउटस्टैंडिंग क्लास है। थैंक यू विषम। खुशदीप, रिवीजन क्लास इज वेरी गुड। आदित्य बोरा, सर चार्ज इज ए स्केलर और वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है आदित्य, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कल मैं ये भी बताऊंगा कि स्केलर क्यों है ना। सर नो चार्ज इज रिक्वायर्ड इन योर टीचिंग स्टाइल। सर नो चेंज इज रिक्वायर्ड। अच्छा। सुरजीत, अरे यार हम इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, देखना तुम, है ना। बोथ आर इंटरेस्टिंग। महक बहुत बढ़िया, दोनों क्लासेस हमारी अच्छी हैं, दैट्स गुड। अंशिका सर, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड फॉर दिस ऑसम लेक्चर। थैंक यू अंशिका। संस्कृति, मोस्टली सब लेट ही उठते हैं नहीं, बहुत सारे जल्दी उठ जाते हैं। आदित्य बोरा, ओके ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जल्दी भी उठते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग सो मच हार्ड वर्क फॉर अस। थैंक यू मैक। सर नो चेंजेस रिक्वायर्ड, योर क्लास इज ऑसम। थैंक यू हरकमल। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ना, पता है क्या, मैं अब लाइव होके बातें करता हूँ। पता है क्या, मेरी ना बचपन से एक आदत रही है कि लेट नाइट पढ़ना, है ना। मैं जैसे कि 9:30 10 बजते हैं जब, तब मैं थोड़ी चाय पीता हूँ, है ना। और चाय पी के फिर मैं सोचता हूँ कि यार चाय पिए तो 1 घंटे तो और पढ़ना ही पड़ेगा, तो 11 बज जाते हैं। जैसे 11 बजते हैं ना, तो फिर मेरे पास म्यूजिक सिस्टम होता है अपना, तो फिर मैं गाने सुनता हूँ, है ना, अच्छे गाने जो मेरे फेवरेट चल रहे हैं। मैं हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी गाने भी ज्यादा सुनता हूँ मैं, ठीक है। तो वो गाने सुनने के बाद थोड़ा मन करता है कि यार इधर उधर घूम ले, तो घूमते हैं और रात को ना बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, शोर शराबा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आदत मुझे क्यों थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अच्छी सिटीज में पढ़ा हूँ, तो वहां पे ना बड़ा ची पी ऐसे होता रहता है, बड़े व्हीकल्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ना, तो रात को थोड़ा सा कम हो जाता है शोर शराबा, और 2-1 बजे के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो फिर मैं एक चाय और बनाता था और फिर पढ़ना शुरू कर देता था। और मैं पढ़ता कैसे था, नोट्स बनाता था अपने पास। वो A4 साइज सीट वाला बंडल होता था मेरे पास, है ना। उसमें वो पेजेस आते हैं ना, फोटोस्टेट मशीन पे जो पेज लगे होते हैं वो वाले, ठीक है। तो वो वाले पेज है ना, कुछ याद नहीं होता था ना, तो एक पेज पे बड़ा बड़ा लिखा और उसको वॉल पे पेस्ट कर देता था, ठीक है। अब गाने सुन रहा हूँ, लीड लगाई, गाने सुन रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ आराम से रिलैक्स होके, तो मजे आते थे ऐसे पढ़ के। अपने पास ये भी रखता था, जैसे मैंने अभी भी रखा है ये सारी चीजें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा ये स्टैंड है, जैसे ऐसी चीजें रखता हूँ मैं। जैसे अब आप बैठ के ऊपर, तो आपके पास ये स्टैंड है ऐसा, है ना, ये इस पे लैपटॉप रख लो, हैं, और बुक्स वगैरह लिख लो, नोट्स बनाने हैं, तो ऐसी चीजें मैं बड़ी रखता होता हूँ, ठीक है। मेरे पास हर वो चीज मिलेगी जो पढ़ाई से जुड़ी हुई होगी, मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है मेरे को उसे किसी ना किसी तरीके से। तो उसके लिए मैं जो भी चीजें मेरे को ऐड करनी होती है ना, वो ऐड करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने नोट्स बनाए, तो पिन्स रखूंगा, ये देखो ये पिन्स पड़ी है, ठीक है। तो आप नोट्स को उनको समेट कर, मतलब ऐसी चीजें जिससे आपकी पढ़ाई के क्या बन जाए, इंटरेस्टिंग बन जाए, ऐसी चीजें मैं उनकी हेल्प लेता हूँ, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस तरह के कारनामे करते होंगे, ठीक है। अगर नहीं करते तो करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे करता हूँ, स्टॉप करते हैं, हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल बच्चों सुबह। मॉर्निंग वाली क्लास मिस मत करना, ये रिवीजन क्लास तभी इंटरेस्टिंग है जब आप सुबह वाली क्लास लगाते हो। तो सुबह की क्लास में मेरे को सारे बच्चे मिलेंगे और एक पूरी एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा यहाँ पे जितने बच्चे थे उनसे पर्सनली कि कौन कौन यहाँ पे बैठा है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बेटा कल सुबह 9 बजे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, तो नहीं बोल सकता, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू ठीक है जी।